नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। आज मैं आपको बताऊंगी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, गिरिराज सिंह ये यात्रा आखिर क्यों निकाल रहे हैं, उनकी ये यात्रा सीमांचल में ही क्यों निकाली जा रही है, गिरिराज की यात्रा पर जेडीयू का स्टैंड क्या है, पूरी कहानी आपको बताऊंगी, एक एक तस्वीर दिखाऊंगी। साथ ही आपको बहराइच कांड में अब तक क्या एक्शन लिया गया है उसकी जानकारी दूंगी। योगी के बुलडोजर के टारगेट पर अब कौन कौन से घर हैं, आपको इजराइल का इंतकाम भी दिखाऊंगी, आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे इजरायली आर्मी ने घर में घुसकर हमास चीफ याह्या सिनवार का काम तमाम कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात गिरिराज की स्वाभिमान यात्रा की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल चुके हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। गिरिराज सिंह गले में राम नाम का पटका डाले हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। सीमांचल के हिंदुओं को जगाने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अगले 5 दिनों तक सीमांचल में ही रहने वाले हैं। वो कटिहार और पूर्णिया से होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत तो भागलपुर से कर दी है। सबसे पहले वो भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। सभी बूढ़ानाथ मंदिर से कलश भरकर जिला स्कूल के लिए पैदल रवाना हुए। वहां से यात्रा खलीफाबाग चौक के लिए निकल गई। चौक पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। यात्रा में 5000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल के हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। उनकी यात्रा सीमांचल के अलग अलग 4 जिलों से होकर गुजरेगी। ये 4 जिले हैं कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए वो किशनगंज पहुंचेंगे। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कल यानी कि 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी। कटिहार के बाद उनका अगला पड़ाव पूर्णिया में होगा, यानी कि 20 अक्टूबर को गिरिराज सिंह की यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया के बाद वो अररिया जाएंगे। 21 अक्टूबर को अररिया में सभा को संबोधित करने के बाद 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचने वाले हैं और यहीं पर यात्रा का समापन होगा। मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर में निकल रही है। आप देखिए काफी संख्या में महिलाएं इस यात्रा में शामिल हैं और सिर पर कलश लेकर बिल्कुल एक तरह की लाल रंग की साड़ी पहने ये महिलाएं पूरे जोश और उत्साह के साथ हाथों में झंडा, जय श्री राम के नारे के साथ भागलपुर की सड़कों पर आगे बढ़ रही हैं। और ये बहुत ही लंबा ये महिलाओं का जो अस्थि कलश यात्रा निकल रही है, ये काफी लंबी यात्रा है। ढोल नगाड़े भी इसमें हैं और हर उम्र की महिला नजर आ रही है। युवा महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये महिलाएं हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह के साथ आगे बढ़ती हुई भागलपुर से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद सीमांचल में यह यात्रा प्रवेश करेगी और पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो तमाम मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन इलाकों में ये यात्रा जाएगी। यहाँ देखिए ये जो अस्थि कलश यात्रा है ये कितनी लंबी है और भागलपुर की जो सड़कें हैं, अलग अलग कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, वहाँ से ये यात्रा निकल रही है। काफी लंबे समय से इस यात्रा को लेकर बिहार में चर्चा हो रही थी। इसको लेकर सियासत भी खूब हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे। तेजस्वी यादव ने, जेडीयू ने, कांग्रेस ने, यहाँ तक कि पप्पू यादव ने, सबने सवाल उठाया और ये यात्रा आप देखिए बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है और हाथों में त्रिशूल लिए हुए, गदा लिए हुए एक अलग रंग नजर आ रहा है इस यात्रा का। और यहाँ पर आप देखिए गिरिराज सिंह, यहाँ देखिए गिरिराज सिंह अपने समर्थकों के साथ
बढ़ते हुए आगे, और ये काफी लंबा जुलूस जो भागलपुर की सड़कों से गुजर रहा है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, कहीं कोई हंगामा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, उनको तैनात किया गया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि वो हिंदुओं को जागरूक करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसका सवाल उठा रहे हैं। खासतौर से जो आबादी का संतुलन गिरिराज सिंह का कहना है बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी जो सीमांचल की बिगड़ रही है, ये वो तमाम मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। तो ये यात्रा अब भागलपुर से शुरू हो चुकी है और अगले करीब एक हफ्ते तक ये यात्रा सीमांचल के अलग अलग इलाकों में जाएगी। बिहार में दरअसल अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है और उससे पहले गिरिराज सिंह की यात्रा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो ये होना ही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा है ही नहीं। उनका कहना है कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। भाई वो तो पॉलिटिशियंस है, वो हिंदुओं को जगाने का काम क्यों कर रहे हैं? वो हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना है कि अगर बटोगे तो कटोगे। उनका कहना है कि सीमांचल में हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा चल रही है। आप तस्वीर देखिए, भागलपुर की सड़कों पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा में काफी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। आगे आगे कई झांकी भी नजर आ रही है और लोगों का जो काफिला है वो इस यात्रा में गिरिराज सिंह के साथ आगे बढ़ता हुआ भागलपुर से शुरुआत हुई है और इसके बाद ये यात्रा सीमांचल जाएगी। सीमांचल के अलग अलग इलाकों में गिरिराज सिंह के ये यात्रा पहुंचेगी। गिरिराज सिंह हमारे साथ है। गिरिराज जी, आपकी यात्रा के पहले ही इसको लेकर काफी सियासत शुरू हो गई। सब पूछ रहे हैं आखिर यात्रा की आवश्यकता क्यों है? आप कह रहे हैं हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों लग रही है कि हिंदुओं को जगाना चाहिए? अब मुझे जब दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए हमें रूट देखना पड़े, इसके लिए पूछना हो तो बहराइच में जाके पूछे कि क्यों जरूरी है। पूछना हो तो कन्हैया का सर जुदा हो गया, उसके लिए पूछना हो तो पाकिस्तान जाके देखें, पूछना हो तो बांग्लादेश जाके देखें। आज संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू। लेकिन चूंकि सीमांचल से शुरुआत हो रही है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए भी कई लोग सवाल खड़े करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो या इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, हर कोई यही कह रहा है कि आप नफरत फैलाना चाहते हैं। ओवैसी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुसलमानों को एकत्रित करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जाएं तो कष्ट हो, इसीलिए जाना जरूरी। लेकिन देखिए, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू है, उसने भी तो सवाल खड़े किए, कहा कि संविधान आपको याद रखना चाहिए। भाई ये पार्टी का है ही नहीं, ये सभी पार्टी के हिंदू हैं, ये सभी पार्टी के हिंदू हैं। और आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। और भाई पार्टी का है ही नहीं, आप लोग क्यों इस बात को बार बार कहते हैं? पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लाश से गुजरना होगा पूर्णिया में, आपको जाना है पूर्णिया, कैसे जाएंगे? हमें किसी की लाश पर नहीं जानी है। लाश क्यों उनका हो, वो एक सांसद है, उनकी जरूरत है संसद में। कई लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का यदि मुद्दा आप उठा रहे हैं तो आपको बांग्लादेश जाना चाहिए। उनसे पूछिए ना, जब फिलिस्तीनी का विषय उठा रहे थे तब क्यों नहीं फिलिस्तीन भेज दिए? जब नसरुल्लाह के लिए हाय बतौबा कर रहे थे, लेबनान भेज देते। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं को जगाना है, वो हिंदुओं के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो सीमांचल में ऐसा आखिर है क्या? आइए मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाती हूँ। गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाने के अभियान पर आखिर क्यों निकले हैं? दरअसल सीमांचल, जिनमें 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये जिले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं।
ये चारों जिले मुस्लिम बहुल हैं। किशनगंज में तो मुस्लिम आबादी 68% से भी ज्यादा है, यानी यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कटिहार में भी मुस्लिम आबादी करीब 45% है, यानी कि यहाँ हिंदू और मुसलमान करीब करीब बराबर हैं। अररिया में 43% मुस्लिम है और पूर्णिया में 39% मुसलमान आबादी है। इसलिए इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को उनकी लाश पर से होकर गुजरना होगा। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है सेकुलरिज्म का, एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी से कि आप तो हमेशा प्रतिबंध लगाए हैं एक एक चीजों पर। क्या ये जो कोशिश सीमांचल को छूना गया, इसके पहले भी बहुत लोग स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की, रितंबड़ा, उमा भारती, बहुत लोग। चला क्या? आप यात्रा निकालिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राजनीति, अपनी सियासत करने के लिए, लेकिन किसी जाति को गाली दीजिएगा, किसी इंसान को गाली दीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा, तो पप्पू यादव के रहते तो ये इस जन्म में संभव है। दरअसल सीमांचल में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। 2019 में 4 में से 3 सीटें जीतने वाली एनडीए को इस बार इसी सीमांचल की केवल 1 सीट मिली, कटिहार सीट, जहां 45% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां से कांग्रेस की तारिक अनवर जीते और जीत का मार्जिन करीब 50,000 रहा। 2019 में यही सीट एनडीए के पास थी। किशनगंज सीट, जहां 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद करीब 60,000 वोट से यहां पर जीत गए। पूर्णिया सीट से खुद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। ये सीट भी जेडीयू के पास थी, यानी 2019 में जेडीयू ने जीती थी, एनडीए के पास थी। अररिया ही एक ऐसी सीट है जो पिछली बार भी बीजेपी के पास थी और इस बार भी बीजेपी ने 20,000 वोटों के मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज की। कहा यह जाता है कि हिंदू वोटर्स के बंटने की वजह से ही रिजल्ट ऐसा हुआ। तभी तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में पिछले 5 सालों में एनडीए का स्ट्राइक रेट लगातार गिरता जा रहा है। अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो एनडीए ने 4 में से 3 सीटें जीती थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 75% रहा। फिर उसके अगले साल यानी कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 12 सीटें मिली, यानी कि स्ट्राइक रेट 50% का रहा। और अब इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हुए, उनमें 4 में से बीजेपी केवल 1 सीट जीत पाई, यानी कि स्ट्राइक रेट केवल 25% तक रह गया। गिरिराज सिंह का मकसद इसी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है। वो हिंदुओं को ये समझाने के लिए निकले हैं कि बटोगे तो कटोगे। पहला दिन है, भागलपुर से शुरुआत हो रही है, इसके बाद सीमांचल में वो जाएंगे। सीमांचल वो इलाका बिहार का जो मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे पहले वो अभी पूर्णिया जाएंगे, फिर कटिहार, फिर अररिया, किशनगंज। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% से भी ज़्यादा है। किशनगंज में यह आबादी करीब 68% ज़्यादा है। तो ऐसे में ये एक संवेदनशील इलाका, हिंदुत्व की राजनीति गिरिराज सिंह करते रहे हैं। चुनाव करीब है, सियासत भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। और यहाँ पर जब आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं, समर्थक हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यूपी से भी कुछ लोग आए हैं। यूपी के एक विधायक हैं राजेश चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि इस यात्रा के लिए यूपी से आप आए हैं। देखिए, आज हिंदू जनमानस सड़कों पर उतर आया है। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। जहाँ पर हिंदू आबादी कम होती है वहाँ आतंक बढ़ता है, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है।
अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है अपनी रोटी बेटी बचाने के लिए। फायदा होगा आपको लग रहा है इस यात्रा से? फायदा क्या? संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, बटोगे तो कटोगे, हम सब एक। पीछे की महिलाएं कुछ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए काफी उत्साहित जोश में। क्या फायदा है इस यात्रा का? क्या फायदा है? बहुत फायदा है। हम लोग हिंदू को संगठित कर रहे हैं, हिंदू को सुरक्षित करने के लिए। जिस तरह बांग्लादेश में आज हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए हम सभी मातृशक्ति हम लोग यहाँ आज 500 महिला के साथ हम लोग यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सभी हिंदू एक हैं। गिरिराज सिंह की सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासी उबाल मचा हुआ है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक गिरिराज सिंह पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये कि आखिर बिहार में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 16% मुसलमान आबादी है। 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें से 24 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीमांचल में आती हैं। 2020 की विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 8 और जेडीयू 4 सीटें जीत पाई थी, यानी कि एनडीए को 12 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 7 सीटें आई थी। इसमें कांग्रेस की 5 और आरजेडी और भाकपा माले ने एक सीट जीती थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल की। इनमें से 4 विधायक पिछले साल ही आरजेडी में शामिल हो चुके थे। ऐसे में आरजेडी के 5 और ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक सीमांचल से ही आते हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि हिंदुओं को एकजुट कर इस वोट को भी बीजेपी के पास लाया जा सके। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर जी महाराज भी शामिल हैं। ये बताइए कि इस यात्रा का जो मकसद है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनका ही चयन क्यों किया। कई कह रहे हैं आखिर इसका मकसद क्या है, हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता क्यों है। मकसद है जातियों में बटे सनातन को एक करना। और जगह को चुनने के लिए मैंने सोचा था कि देश बहुत पहले आज़ाद हो चुका है। आज़ाद देश में अपने देश में जाने के लिए मंतव्य जांचा जाए तो मैं समझता हूं कि आपका भूमिका संदिग्ध है। जातियों में बटा सनातन को एक करना इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। और ये यात्रा किसी दल की नहीं है, 100 करोड़ सनातनियों के संगठित होने के बाद जो एक होगा उस बल की है। और मैं समझता हूं कि इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होना चाहिए। ये यात्रा हिंदू की है, एक हिंदू की है, संगठित होने के हिंदू की। क्या देश में अभी ऐसा माहौल है कि हिंदू जो है वो खतरे में है? क्योंकि कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से जो राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कि आखिर हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता ही क्यों है, हिंदू तो खुद जागे हुए। अगर हिंदू जागे हुए हैं तो आप उनकी मूर्तियां खंडित कर रहे हैं। अगर यही प्रश्न पूछना है तो राम गोपाल के भीतर धसी गोली से पूछिए, बांग्लादेश में यतीम हो गई देवियों से पूछिए, बेवा हो चुकी महिलाओं से पूछिए, अपने परिवारों को खो चुके उन लोगों से पूछिए, जल चुके घरों से पूछिए, टूटी हुई नींवों से पूछिए। गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा में हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर शामिल हैं। वो भी हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष इसे बांटने वाली यात्रा बता रहा है। ऐसे में सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार का इस यात्रा को लेकर क्या स्टैंड है, ये भी आप जान लें। जेडीयू ने इस यात्रा को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जेडीयू का कहना है कि सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन बिना मांगे सलाह है। एक में यात्रा का पूरा प्रारूप और दूसरे हाथ में संविधान का वह शपथ जो संसद और विधानमंडल में लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान के तहत लिए गए शपथ अनुकरणीय है अथवा नहीं, उस यात्रा के फलाफल और कार्यक्रम से ही जनता सब कुछ समझ जाएगी, पहचान जाएगी।
गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाने के लिए भले ही निकले हैं, लेकिन बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। योगी ने यह भी कहा था कि जो दंगा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच कांड में एक एक आरोपी का हिसाब होगा और अब इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और तालिम का कल हाफ एनकाउंटर कर दिया गया और अब प्रशासन हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बहराइच में दंगे वाले मोहल्ले की रेड मार्किंग की जा रही है। अब ये जो रेड मार्किंग है वो कैसी है वो आपके सामने है। क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी छत पर रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया, उस अब्दुल हमीद के घर पर यह लाल निशान लगा दिया गया है। प्रशासन ने अब्दुल हमीद के घर के आसपास कई और घरों पर भी लाल निशान लगाया है। 13 अक्टूबर को जिस जगह दंगा हुआ था उस मोहल्ले के कई हिस्सों की राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है। बताया जा रहा है कि ये रेड मार्किंग और पैमाइश अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाने के लिए की गई है। वो मकान है जहां पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ था और इस मकान के बगल में जितने भी घर हैं सभी घरों में ताले बंद हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले वो लोग घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब नॉर्मल होगा चीजें, जब यहाँ पे शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम होगी, जब और लोग दुकानें खोलना शुरू करेंगे तब वो घरों में वापस लौटेंगे। लेकिन जो 13 तारीख को हिंसा हुई, झड़प हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है और रोडें देखिए, रोड बिल्कुल जो है सक्रिय हो गई क्योंकि अतिक्रमण हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या जिन लोगों ने अपने घरों को रोड पे आगे निकाल के बनाया हुआ है उनको अब ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये निशान इस तरीके के हैं जो लाल रंग के हैं वो लगाए गए हैं सभी अतिक्रमण वाले स्थान पे, यानी कि इसके बाहर का ये जितना भी स्थान है इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर ही रहना है, यानी कि लाल निशान के पीछे ही रहना है और लाल निशान के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ी जाएगी। और आरोपी का जो घर है वो भी इसकी जद में है क्योंकि कई सारे घरों में जो निशान है वो घरों के अंदर लगाए गए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, पीछे एक घर है, उस घर के अंदर निशान लगाए गए हैं क्योंकि अतिक्रमण जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए लिहाजा घरों के अंदर जाकर निशान लगाया जा रहा है कि यहाँ तक हम तोड़ेंगे। जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है, या तो वो अपनी तरीके से जो है स्थान को खाली करके तोड़ के खाली कर दे, अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन देखिए स्थान में यहाँ पे लाल चिन्ह कितनी अंदर लगाया गया है, यानी कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाल रंग के जो निशान है वो घरों के अंदर भी घुस के लगाए गए और जो आरोपी का मकान है यानी कि अब्दुल हमीद का जो मकान है जहां पे इंसिडेंट हुआ है उसके घर के अंदर भी इस तरीके के निशान लगाए गए हैं। तरीके से तमाम जो घर है, सारे घर जहां भी आप नजर डालेंगे, इधर चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, दोनों तरफ अगर बात करें तो मकानों में लाल रंग के निशान प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं और सभी घरों वालों को यह कह दिया गया है या तो अपनी तरफ से इस अतिक्रमण को खत्म कर दे, यानी कि उस जगह को खाली कर दे, नहीं तो हम बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ेंगे। हालांकि कब तोड़ा जाएगा, कब प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद अब अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन तैयार है और जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहराइच कांड के दोषियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। महाराजगंज इलाके में आरोपियों के घरों की पैमाइश की गई है। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। दरअसल 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। इसके बाद पथराव तक बात पहुंची, माता की प्रतिमा विखंडित हो गई, बवाल बढ़ा तो अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या भी हो गई। अब इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोली मारने के आरोपी सरफराज का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया गया था। जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया वो है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। वहीं परसों यानी कि 16 अक्टूबर को राजा उर्फ साहिर खान को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। सरफराज ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बहराइच हिंसा के आरोपियों को आज जज के सामने पेश किया गया। दलीलों को सुनने के बाद जज ने आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसमें कई राज सामने आ सकते हैं।
रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 5 आरोपियों को आज यहां पे सीजीएम के आवास पर पेश किया गया। सीजीएम प्रतिभा चौधरी ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे दलील रखने के बाद यहां पे 5 आरोपियों को ले जाकर के पुलिस ने अब जेल में व्यवस्थाएं शुरू कर दी है और वहां पे रखा जाएगा। अगर बात करें तो सरफराज और तालिम का कल एनकाउंटर हुआ था और उनके पैरों में गोलियां लगी थी और पैरों से गोलियां निकालने के बाद आज उनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत मिलने के बाद उनको भी जेल भेज दिया गया है। तो रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड जिस तरीके से 13 तारीख को हुआ था, उसके बाद बहराइच में जो हिंसा भड़की थी, उसी के बाद इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी किया गया और आज सुरक्षा के मद्देनजर सीजीएम के आवास पर ही उनको पेश किया गया, जहां पे सीजीएम ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपाड़ा कोतवाली इलाके में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने के लिए लेकर आई थी, जहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पांव में गोली लगी है। इन्हें लेकर खूब सियासत भी हुई। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो पॉलिसी के तहत योगी सरकार काम कर रही है, रिवेंज की राजनीति चल रही है, पूरे फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे 200 एनकाउंटर की लिस्ट है जिसमें पुलिस वालों ने ऐसे सटीक निशाने लगाए हैं कि उन्हें ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए, वो मेडल ला सकते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था रूल ऑफ गन से चल रही है। आप सुनिए क्या कहा ओवैसी ने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भी जाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। समाजवादी पार्टी भी बहराइच में दंगा के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, न कि उनका एनकाउंटर किया जाए। दर्दनाक घटना है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए और जो दोषी हो, जिन पक्ष से कोई भी दोषी हो, उसको जांच पड़ताल करके नियमानुसार, कानून कायदे के अनुसार कानून अपनी सजा देगा। इनकाउंटर का जहां तक सवाल है, इनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं, उस सजा में तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं। बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासत फुल है, लेकिन एक एनकाउंटर गाजा में भी हुआ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल ने अपना बदला ले लिया है। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को मिट्टी में मिला दिया गया है। इजरायली फोर्स ने याह्या सिनवार को कैसे मारा, कहां मारा और उसका मारा जाना क्यों इजराइल और पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक उसकी मौत पर बयान दे रहे हैं। आपको ये भी दिखाऊंगी कि मौत से पहले सिनवार ने कैसे इजराइल पर आखिरी वार किया, कैसे उसने इजरायली ड्रोन से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया और मारा गया।
सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर याहिया सिनवार की है, जिसके इशारे पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम किया था, और ऐसा कत्लेआम था जिसका दर्द भी इजराइल कभी नहीं भूलेगा। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से 101 अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड यही याहिया सिनवार था, जो आज धूल और गर्द में सना हुआ पड़ा है। वो तस्वीर भी आपके सामने है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है। इजराइल ने इस्माइल हानिया को पहले मिट्टी में मिलाया और अब हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही याहिया सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम मचाया। ये वही याहिया सिनवार है जिसके इशारे पर 101 इजरायली आज भी कैद में हैं, अगवा किए गए थे। याहिया सिनवार जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, आज वो कैसे मिट्टी में मिल गया है, और वाकई में मिट्टी में मिल गया है। आप जरा तस्वीरें देखें। हालांकि हमास लीडर याहिया सिनवार आखिरी दम तक इजरायली फौजियों से लड़ता रहा। उसके मारे जाने से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है। गाजा में इजरायली सैनिकों की मुठभेड़ के बाद याहिया सिनवार की एक टूटी फूटी इमारत में जाकर वो छिप गया। इमारत में याहिया है या नहीं, इसकी जांच के लिए इजरायली सैनिक ड्रोन अंदर भेजते हैं। आप देखिए, ये जितनी भी इमेज आप देख रहे हैं, ये सारी ड्रोन इमेज है। ड्रोन अंदर भेजा गया तो याहिया सिनवार सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर उस वक्त नकाब था। ये देखिए तस्वीर। ड्रोन को देखकर सिनवार शांत बैठा रहा। थोड़ी देर स्थिर बैठने के बाद वो ड्रोन के नजदीक आने का इंतजार करता रहा, और फिर वो अपने बाएं हाथ से एक डंडा ड्रोन की तरफ फेंकता है। ऐसा लग रहा है कि उसका दाहिना हाथ जख्मी है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये उसकी मौत से चंद सेकंड पहले का ही वीडियो है। ड्रोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। इस वक्त याहिया सिनवार के चेहरे पर नकाब है। वो उस ड्रोन को अपने पास आते हुए देख रहा है, और तभी एक डंडा ड्रोन की तरफ वो फेंकता है, और उसका हाथ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखकर कि वो जख्मी है, और जिस इमारत में वो मौजूद है वो भी पूरी तरीके से टूटी फूटी है। आइए अब आपको बताती हूँ कि ये पूरा ऑपरेशन कहाँ हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है याहिया सिनवार। वो कैसे मारा गया और कहाँ मारा गया, वो पूरा नक्शा इस वक्त आपके सामने है। दरअसल याहिया सिनवार को राफा बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही मार दिया गया। याहिया को मारने के लिए किसी भी तरीके की एयर स्ट्राइक या सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। उसे आईडीएफ के सैनिकों ने मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार फिर से आप ये नक्शा देखें। ये जो गाजा पट्टी है, ये वो आप देख रहे हैं, ये राफा, ये मिस्र का, और यहाँ से बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर दूर ये पूरे घटनाक्रम हो गया। याहिया सिनवार की जहां पर मौत हुई, ये वो लोकेशन है, और यहाँ से इजराइल का सैन्य वाहन कितना दूरी पर है ये देखिए, ये इस मैप में भी दिखाई दे रहा है। इजरायली फौज पहले दिन से यानी 7 अक्टूबर की तारीख के साथ साथ ही याहिया सिनवार की तलाश में लगी हुई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि याहिया तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इजराइल जहां चाहता है, जहां सोचता है, वहां टारगेट को हिट करता है। और याहिया सिनवार जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, उसके आखिरी के पल कैसे थे वो भी हमने आपको दिखाया। बार बार याहिया सिनवार जिंदा पाया गया, कई बार इसके मरने की खबरें सामने आई। 7 अक्टूबर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड इतनी आसानी से कैसे मारा गया, उसे आपको समझना होगा। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी 828वीं बेसलामिक ब्रिगेड परसों ही यानी कि 16 अक्टूबर को राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। तभी इजरायली सैनिकों ने 3 लोगों को एक मकान से दूसरे मकान की ओर दौड़ लगाते हुए देखा। वो इधर उधर जाते उससे पहले ही सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, और इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होने लगी। इसी बीच 3 में से 2 लोग दूसरे मकान में चले गए, जिस मकान की मैंने तस्वीर आपके सामने रखी, जबकि दूसरा अलग मकान में चला गया। आईजीएफ ये पता नहीं कर पा रही थी कि याहिया सिनवार आखिर वहां पर था
वो जो दो लोग एक साथ किसी दूसरे मकान में घुसे थे उनमें से कोई एक था, या फिर वो जो एक अकेला शख्स दूसरे मकान में गया वो याहिया सिनवार था। लेकिन सेना लगातार वहां पर ऑपरेशन तो चला ही रही थी और इसी कड़ी में इजरायली सेना ने तीनों को मार गिराया। हालांकि इजरायली फोर्स को तब तक इस मुठभेड़ का कोई खास ना अंदाजा था और ना ही इस मुठभेड़ में उन्हें कोई खास बात दिखाई दे रही थी। इसे अंजाम देने वाले सैनिक 17 अक्टूबर की सुबह तक वहां से लौटे नहीं थे। जब डेड बॉडी की पहचान की जाने लगी तो एक शव का चेहरा, उसका डील डॉल, सब कुछ याहिया सिनवार से मिलता जुलता लगने लगा। हमास की तरफ से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया, जहां पर याहिया सिनवार का डीएनए मैच हो गया। यानी कि ये पूरा ऑपरेशन किसी खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पर नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुआ और इत्तेफाक से याहिया सिनवार मारा गया। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने उसे मार गिराया। याहिया सिनवार इजरायली फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद जब से सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया था उसके बाद से इजरायली सेना पर हमले तेज हो गए थे। याहिया को न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है बल्कि वो छोटा लादेन, छोटा हिटलर और डेडमैन के नाम से भी कुख्यात था। उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। लेकिन अब सिनवार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। हालांकि जब वो मारा गया तो उसके साथ इजराइल के कोई भी बंधक नहीं थे, वो सुरंग से बाहर था। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल के बचे हुए बंधक याहिया के साथ साथ हैं, वो उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मौत के वक्त याहिया अकेले उस इमारत में था। हालांकि उसके आसपास भी ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी जहां पर यह कहा जा सके कि इजरायली बंधक थे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सिनवार की मौत के बाद अब हमास पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। केवल कुछ बचे कुछ लड़ाके हैं, उनके पास थोड़े बहुत बारूद असलहा हैं, हथियार रह गए हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके सारे बंधक छूट नहीं जाते और हमास सरेंडर नहीं कर देता। Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. हमास के बहुत सारे कमांडर तो पहले ही मारे जा चुके हैं, उसकी कमर पहले ही तोड़ी जा चुकी है। लेकिन याहिया सिनवार को बहुत समय से इजरायली फौज ढूंढ रही थी। सिनवार का काम तमाम करके गाजा युद्ध में नेतन्याहू ने, इजराइल ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूरे के पूरे नेटवर्क को कैसे खत्म किया वो आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने अटैक किया और उसके बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। काउंटडाउन वहीं से शुरू हो गया था। हमास के खिलाफ एक्शन में इजराइल ने इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। इस्माइल हानिया कौन? 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ही इस्माइल हानिया को मारा गया, जो कि हमास के पॉलिटिकल विंग का चीफ है। सालेह अल अरोरी 2 जनवरी 2024 को बेरूत में मारा गया, जो कि हमास के मिलिट्री विंग का संस्थापक कमांडर रहा। मरवान इफ्सा की बात करें, ये भी 10 मार्च 2024 को यानी इसी साल 10 मार्च को गाजा में मारा गया। मिलिट्री विंग अल कासिम का ब्रिगेड कमांडर था मोहम्मद डेफ, जो कि हमास के मिलिटेंट विंग का चीफ था। इजराइल का दावा यह है कि एयर स्ट्राइक में इसे भी खत्म कर दिया और अब याहिया सिनवार, जो कि हमास का आखिरी टॉप लीडर था, इसे भी खत्म कर दिया गया। इजराइल अब हमास को कोई भी मौका नहीं देना चाहता। गाजा में आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली फोर्स चुन चुनकर हमास के दूसरे कमांडर्स को ढेर कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार के बाद अब हमास का नया चीफ खालिद मशाल बन गया है। हालांकि खालिद मशाल कतर में है। सवाल यह है कि क्या मोसाद कतर में ही खालिद का काम तमाम कर देगा? फिलहाल इजराइल ऑपरेशन ऑल आउट के मूड में है। इससे पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके बड़े बड़े कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं।
हिजबुल्लाह की ताकत खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स बेरूत समेत पूरे लेबनान में लगातार बमबारी कर रही है। इधर साउथ लेबनान में इजरायल की ग्राउंड फोर्स भी लगातार आगे बढ़ रही है। एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकाने, उसके अंडरग्राउंड नेटवर्क और हथियारों के जखीरे को मिटाते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजरायल के शहरों पर, खासतौर पर तेल अवीव और हाइफा पर रॉकेट अटैक बढ़ गए हैं। ग्राउंड पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा जरूर कर रहे हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे कुछ तस्वीरें और जानकारियां भी निकलकर सामने आई, लेकिन नेतन्याहू ने भी ये साफ कर दिया कि ये हिजबुल्लाह को मिटाकर रहेंगे। The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us.